हेलो स्टूडेंट्स, आई एम घनश्याम कुमार श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर फॉर नीट एंड जेई। ऑसिलेशन के थ्योरी के सारे वीडियोस आप लोगों को मिल चुके हैं। उसके बाद जो मॉड्यूल मैंने आप लोगों को दिया था उसी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हम आपको बता रहे थे। उसमें मॉड्यूल के सल्यूशन का एक वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। ये मॉड्यूल के सल्यूशन का दूसरा वीडियो है। आप सल्यूशन को देखते समय इस बात पे ज़रूर ध्यान दिया करें कि क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में एग्जामिनेशन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये ट्रेडिशन है और यही ट्रेडिशन अब बना रहेगा। आप लोगों में बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। जो भी न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे जाते हैं वे 2 या 3 लाइन के होते हैं और मुश्किल से 1 मिनट का टाइम उनमें लगता है। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का टाइम ही आप लोगों को एग्जामिनेशन में दिया भी जाता है। आप कभी भी थारोली बैठ करके देखें तो एक क्वेश्चन को रीड करने में 30 सेकंड का टाइम आपका चला जाता है, तो 30 सेकंड तो आपके क्वेश्चन पढ़ने में ही चले जाते हैं। सॉल्विंग के लिए आपके पास केवल और केवल 30 सेकंड का ही टाइम होता है। उसी में आपको फार्मूला भी लिखना है, वैल्यू भी पुट करनी है, सॉल्विंग भी करना है और OMR का गोला भी आपको भरना है। तो आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस पर ध्यान देना चाहिए और उसी तरीके पर ध्यान देना चाहिए जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हों और 3 लाइन से ज़्यादा ना हो। और क्वेश्चन करते समय 3 चीज़ों पर आप लोग ज़रूर ध्यान दिया करें। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आप देखेंगे चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक तो आप ये देखें कि क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर आप देखें क्या पूछा गया है, फिर आप ये देखें कि जो कंसर्निंग फार्मूला है वो आपका क्या है। अगर आप 3 चीज़ों पर ध्यान दें, 3 चीज़ें आपकी समझ में आ जाती हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपका कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको सीधे क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसके पहले के क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए थे। जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है स्प्रिंग पेंडुलम। इस क्वेश्चन में दिया है the vertical extension in a light spring by a weight of 1 kg suspended from the wire is 9.8 centimeter. The period of oscillation is। तो क्वेश्चन में दिया है the vertical extension in a light spring। एक लाइट स्प्रिंग वर्टिकल पोजीशन में है जिसमें 1 kg का मास सस्पेंडेड करने से एक्सटेंशन 9.8 सेंटीमीटर का होता है। तो इसका एक ही डायग्राम है। एक लाइट स्प्रिंग है जो वर्टिकल पोजीशन में है, यम मास को सस्पेंड किया गया है। क्वेश्चन में मास आपको दिया है, आप क्वेश्चन में ही अंडरलाइन कर दिया करें, अलग से लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और मास को सस्पेंड करने से स्प्रिंग में जो खिंचाव होता है, एक्सटेंशन होता है, उसे हमने x0 से डिनोट किया था, वो आपको ये दिया है। टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। तो अगर आप स्प्रिंग मास ऑसिलेशन का केस लेते हैं तो टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने बताया था T = 2 पाई स्क्वायर रूट x0/g।
और एक फार्मूला मैंने ये भी बताया था, T = 2 पाई स्क्वायर रूट मास अपान के। अब क्वेश्चन में m दिया है, k नहीं दिया हुआ है। जब k नहीं दिया हुआ है तो इस फार्मूले का हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिर हमें k को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो टाइम टेकिंग होगा। आप इस फार्मूले को देखें, g की वैल्यू आप पहले से जानते हैं और x नॉट आपको दिया हुआ है, तो ये फार्मूला आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप वैल्यू पुटअप करें, T = 2 पाई स्क्वायर रूट x नॉट 9.8 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में चेंज करें, इंटू 10⁻⁻2 अपान g 9.8। अब ध्यान दें यहाँ पर g की वैल्यू दी नहीं हुई है, g की वैल्यू हम 9.8 या 10 क्वेश्चन में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू, अब 9.8 से कैंसिल हो गया, ये हुआ 2 पाई इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू 2 पाई अपान 10। अब ऑप्शन देखें, ये थर्ड ऑप्शन आपको मिल गया, तो ये आंसर हुआ। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। तो आपने ये देखा कि इस क्वेश्चन को आपने केवल 2 स्टेप में ही सॉल्व कर लिया। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको रफ पेपर भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, जो एग्जामिनेशन में आपके पास होता नहीं है। तो आप कोशिश ये करें कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है उसको आप वहीं पर अंडरलाइन कर दिया करें। और 3 चीज़ों पर हमेशा ध्यान दें, क्या आपको दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, और कंसर्निंग फार्मूला क्या है। जो कंसर्निंग फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, और यह आपको ऐसे नहीं याद होगा, कंसर्निंग फार्मूला आपको पता चल जाए, नहीं आपको 3 चीज़ें समझ में आ जाएं कि क्या दिया है, क्या पूछा गया है और कंसर्निंग फार्मूला क्या है। ये तभी पॉसिबल है जब आपको पूरी थ्योरी क्लियर हो। अब हम आगे चलते हैं। ये पॉइंट आपको बताया गया है। ये क्वेश्चन आप स्प्रिंग पेंडुलम की थ्योरी देखिएगा, उसमें थ्योरी पढ़ाते समय ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या आपसे पूछा गया है और कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि 2 bodies m and n of equal mass are suspended from 2 separate massless springs of spring constants K1 and K2 respectively. If the 2 bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, the ratio of the amplitude of vibration of m to that of n is। एक बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा और आज के बाद से थोड़ा खुद भी देखिएगा कि फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वे एक इवेंट या घटना को इंडिकेट करते हैं। अगर आपके माइंड में वो थीम या पिक्चर बन जाती है कि ये किस घटना के बारे में बात कर रहा है,
तब आप कंसर्निंग फार्मूले को अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है दो बॉडीज हैं यम और यन, दोनों के मास सेम है और दोनों को दो अलग अलग स्प्रिंग से अटैच करने के बाद ऑसिलेशन कराया जाता है। दोनों के ऑसिलेशन की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है। आपसे उनके ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा गया है। ज़्यादा बेहतर होता है कि आप एक छोटा सा डायग्राम बना लिया करें। छोटा सा डायग्राम बनाने से क्या होता है कि जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है, जो प्रीवियस थ्योरी है, जो फार्मूला है, उससे तमाम भूली बिसरी चीज़ें आपके माइंड में अचानक फ्लैश कर जाती हैं, तो टाइम थोड़ा कम लगता है। तो चलो हम डायग्राम बना लेते हैं। और डायग्राम कोई बहुत सुंदर बनाने पे नहीं ध्यान देना है, रफ डायग्राम आपको बनाना है। तो एक स्प्रिंग ये है, ये मान लो मास यम है। सेकेंड स्प्रिंग ये है, ये मास यन है। दोनों का मास इक्वल है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा, और ये दोनों का सेम है। तो दिया है वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा इक्वल टू सेम, तो ए ओमेगा इक्वल टू सेम। तो इसके बेसिस पर कह सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ओमेगा। ओमेगा को राइट में लाओगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ऑप्शन में ओमेगा नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आपको के में दिया है। तो आपको सोचना होगा ओमेगा में और के में क्या रिलेशन होता है। तो इन मास स्प्रिंग ऑसिलेशन यू नो ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट के अपान यम, ये मैंने आपको बताया था। अब आप देखें दोनों का मास इक्वल है, इसलिए ओमेगा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के होगा। तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के, सिंस मास इज सेम, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू 1 अपान स्क्वायर रूट के, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के। इम्प्लाइज दैट एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा गया है, तो देन A1 अपान A2 एम्पलीट्यूड फॉर वन स्प्रिंग अपान एम्पलीट्यूड फॉर सेकेंड स्प्रिंग इक्वल टू स्क्वायर रूट K2 अपान K1। ये आंसर हो गया। ऑप्शन आप देखें, फोर्थ ऑप्शन हुआ। आप इतना नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। और एक चीज़ पर आप जरूर ध्यान दें, ये क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन देखने में लंबा है, इसको पढ़ने में ही करीब आपका 35 से 40 सेकंड का टाइम चला जाएगा। तुरंत पढ़ते पढ़ते आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद आप देखें इसका कैलकुलेशन लेंथी नहीं है। वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा इक्वल टू सेम, hence a proportional to 1 upon omega and omega proportional to square root के। तो इस तरीके से यह आंसर आपको मिल गया। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, चलो हम बताए दे रहे हैं। इसमें आपको दिया है अ मास कैपिटल यम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग। तो एक लाइट स्प्रिंग से मास यम को सस्पेंड किया गया है, एंड एडिशनल मास स्मॉल यम इज एडेड
डिस्प्लेसेस द स्प्रिंग फर्दर बाय ए डिस्टेंस x। जब एक एडिशनल मास स्मॉल m को कैपिटल M के साथ ऐड किया जाता है तो फर्दर एक्सटेंशन या फर्दर डिस्प्लेसमेंट कैपिटल X होता है। नाउ द कंबाइंड मास विल ऑसिलेट ऑन द स्प्रिंग विद द पीरियड। तो कंबाइंड मास जब स्प्रिंग के साथ ऑसिलेशन करेगा उस समय इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा वैसा डायग्राम आप बनाएं। तो क्वेश्चन आपको ये दिया है, ये स्प्रिंग है, ये कैपिटल M मास है जो ऑसिलेशन में है। अब कैपिटल M मास के ऊपर एक मास स्मॉल m को ऐड किया जाता है। ऐड करने का एक ही मतलब हो सकता है, इसको इसके ऊपर रखा जाता है या अटैच किया जाता है। और ये एडिशनल मास स्मॉल m स्प्रिंग को फर्दर डिस्प्लेसमेंट x दे देता है। तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट अगर x है देन F इक्वल टू kx। और यहाँ पर स्ट्रेचिंग फोर्स दोनों का कंबाइंड वेट नहीं है, एडिशनल मास स्मॉल m का वेट ही स्प्रिंग को कैपिटल X डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हेंस स्ट्रेचिंग फोर्स इज स्मॉल mg इक्वल टू k इंटू कैपिटल X। k इक्वल टू mg अपॉन x। और ये कंबाइंड मास स्प्रिंग के साथ ऑसिलेशन कर रहा है, इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। तो देन t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट टोटल मास अपॉन के। अब आप के की सेम वैल्यू यहां पर पुटअप कर देंगे। तो आप पुटअप करें तो mg और कैपिटल X आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये आंसर हो गया, ये आपका सेकंड ऑप्शन हुआ। आप नोट करें इसे। नोट करें, फिर आप आगे आपको हम बताते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में दिया है अ बॉडी ऑफ मास m एंड चार्ज q इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड इट ऑसिलेट विद द पीरियड t। इफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E exit in the region vertically downward its period will be। इस क्वेश्चन में दिया है, अच्छी बात यह है कि इसमें डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो ये एक स्प्रिंग है, इससे एक बॉडी जिसका मास m और चार्ज q है उसको अटैच करने के बाद स्लाइटली नीचे की ओर डिस्प्लेस करके रिलीज किया जाता है। तो जब आप मास को नीचे की ओर डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे तब ये ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेगा। और आप जानते हैं कि इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होगा t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m अपान के। अब क्वेश्चन में दिया है कि एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या ऐसा करने से इसका टाइम पीरियड चेंज होगा। अब आप फार्मूले को ध्यान से देखें तो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने से इस मास पर नीचे की ओर दो फोर्स एक्ट होंगे, एक तो वेट एक्ट होगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा। लेकिन टाइम पीरियड के फार्मूले में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने से मास नहीं चेंज होगा बॉडी का, मास तो वैसे भी किसी बॉडी का कांस्टेंट रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने से स्प्रिंग कांस्टेंट भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट एक दिए हुए स्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है,
तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा या आप कह लें अनचेंज होगा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। हम लिखे देते हैं टी इज अनचेंज्ड। एक्चुअली अगर ये सिंपल पेंडुलम होता तब उस केस में टाइम पीरियड चेंज हो जाता। कभी कभी वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो उसे हम चलो यहीं पर डिस्कस किए देते हैं, आप ध्यान से देखें। अब आप देखें, ये एक सिंपल पेंडुलम है। ये पेंडुलम का बाब है, स्फीयर है, जिसका मास m और चार्ज q है। पेंडुलम की लेंथ l है। एक सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला आप जानते हैं, t = 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। लिखते हम लोग L/G ही हैं, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये होता है कि L इफेक्टिव लेंथ है और G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की इफेक्टिव वैल्यू होती है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर बच्चों से गलती ये होती है कि L को हमेशा लेंथ ऑफ रोप मान लेते हैं और G की वैल्यू हमेशा 9.8 या 10 दोनों में से कोई एक वैल्यू ले करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने से पेंडुलम की लेंथ नहीं चेंज होगी। सही बात है, नहीं चेंज होगी। और वो ये भी कहते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G की वैल्यू भी तो नहीं चेंज होगी। हम इस बात से भी एग्री करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप करने से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो जो है वही रहेगी। लेकिन सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के फार्मूले में ये G नहीं है, ये G डैश है। सिंबल हम लोग G यूज करते हैं सिंपलिसिटी के लिए, बार बार सफिक्स में इफेक्टिव कौन लिखे। आप इसका वीडियो देखिएगा, जो थ्योरी मैंने बताई थी वहाँ पर हमने लिखा था G इफेक्टिव। अब बार बार इसको लिखो तो टाइम लगता है, इसे हम G डैश से भी डिनोट करते हैं। और इस केस में G डैश इक्वल टू होता है टेंशन इन रोप अपॉन मास ऑफ स्फीयर। तो G डैश एक्चुअली हमेशा 9.8 या 10 नहीं होगा। G डैश इक्वल टू T/M। m तो नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर टेंशन चेंज हुआ है तो G डैश की वैल्यू चेंज होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो देन T = mg था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के बाद टेंशन इक्वल टू होगा mg + qe। तो इससे G डैश की वैल्यू चेंज होगी और टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करें तो T = mg + qe/m, then G dash equal to G plus QE/m, hence G dash greater than G। अब G डैश की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसलिए टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। हेंस न्यू टाइम पीरियड, मान लो T डैश है, वो पहले के टाइम पीरियड T से कम होगा, लेस देन होगा। आप इसे नोट करें, फिर आपको आगे हम बताते हैं।
ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। जिनको नहीं पता है वो अपना पूरा थ्योरी का वीडियो देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब आप ये क्वेश्चन देखें 77। इस क्वेश्चन में दिया है अ फोर्स ऑफ 6.4 न्यूटन प्रोड्यूसेस एंड एक्सटेंशन ऑफ 0.1 मीटर इन अ स्प्रिंग। तो ये लाइन आपसे कहती है कि 6.4 न्यूटन का फोर्स स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन देता है वो 0.1 मीटर है। आप यहाँ पर डेटा को मार्क करें तो यह आपको फोर्स F की वैल्यू दी हुई है। ये स्प्रिंग का खिंचाव एक्सटेंशन X आपको दिया हुआ है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लोड इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग π/4। जब किसी लोड को स्प्रिंग के साथ अटैच किया जाता है तो उसका टाइम पीरियड π/4 है। मास ऑफ लोड आपसे पूछा गया है तो आप डायग्राम बना लें। इस क्वेश्चन में एक स्प्रिंग है, उससे m मास का लोड अटैच किया गया है। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, मास पूछा गया है। तो आप जानते हैं T = 2π √m/k। टाइम पीरियड π/4 दिया है इक्वल टू 2π √, मास पूछा गया है, K की वैल्यू नहीं दी हुई है तो π से कैंसिल हो गया। अब आपको K कैलकुलेट करना होगा। तो एक स्प्रिंग के लिए अगर आपको F दिया है, X दिया है तो K आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन नहीं जानता है स्प्रिंग फोर्स F = Kx। F 6.4 = K, X 0.1, hence K = 64। तो आप दोनों साइड का स्क्वायर करें, 1/16 = 4 m/k, K = 64। तो आप कैंसिल करें, ये हुआ 16। अब 16 से कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट मास = 1 kg। आप नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। अब आप देखें, जब आप स्प्रिंग पेंडुलम का क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन में यही फार्मूला ही एप्लीकेबल होता है। अब ये क्वेश्चन भी देख लो। इसमें दिया है अ बॉल ऑफ मास 5 kg हैंग्स फ्रॉम अ स्प्रिंग एंड ऑसिलेट विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2π सेकेंड। इफ द बॉल इज रिमूव्ड द स्प्रिंग शॉर्टेंस बाई। तो आप डायग्राम बनाएं और क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में दिया है एक बॉल को स्प्रिंग से अटैच किया गया है
और ये बाल जब ऑसिलेशन करता है उस समय का टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये बाल का मास दिया हुआ है, टाइम पीरियड टी दिया हुआ है, और पूछा गया है मास को रिमूव करने के बाद स्प्रिंग में कितनी शॉर्टनिंग होगी। मीन्स बाल को रिमूव करने के बाद स्प्रिंग कितनी डिस्टेंस से ऊपर की ओर जाएगा। तो आप जानते हैं किसी मास को अटैच करने के बाद मास स्प्रिंग को जितनी डिस्टेंस से नीचे की ओर खींचता है, मास को रिमूव करने के बाद स्प्रिंग उतनी ही डिस्टेंस से ऊपर जाएगी। तो आप कहेंगे वेट mg, स्ट्रेचिंग फोर्स यहाँ mg ही तो होगा, इक्वल टू kx, x इक्वल टू mg अपान k। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इस फार्मूले की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा फार्मूला लिखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट x नॉट अपान जी। अगर आप स्प्रिंग मास ऑसिलेशन का केस लेते हैं तो उसमें टाइम पीरियड का फार्मूला ये है और t दिया है, g की वैल्यू आप जानते हैं तो x नॉट को आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t क्या है 2 पाई, तो ये कैंसिल हो गया। अब तो ये बहुत इजी हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर करें, 1 इक्वल टू x नॉट अपान जी, हेंस x नॉट इक्वल टू g। अब ऑप्शन में कोई g नहीं दिया है तो ये मिसप्रिंट है, आप ये कैंसिल कर दो, यही आंसर हो जाएगा। आंसर आपका g मीटर ही होगा, आप इसे करेक्ट कर ले। अब यहाँ पे एक बात पर आप और ध्यान दें, अगर आप इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो आपको x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट यम अपान के। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे, फिर k कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों इक्वल टू होते हैं, सिमिलर होते हैं। आपको क्वेश्चन में देखना चाहिए कि इंफॉर्मेशन आपको किसमें दी हुई है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी मैंने बताया था, ये सब आपने पढ़ा है, ये भी आपने पढ़ा है, ये सब आपको बताया गया है। अब आप देखें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ऑसिलेशन के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग देखें। इस मॉड्यूल में क्वेश्चन 2015 से दिए हुए हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चंस है वो पेपर आपको अलग से आपको मिल गया है। अब आप देखें इस क्वेश्चन में दिया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फर्स्ट है। व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट्स रिप्रेजेंट बाय y1 इक्वल टू दिस एंड y2 इक्वल टू दिस आर सुपर इम्पोज्ड द मोशन इज। इसमें आपको दिया है दो डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 आपको दिए हैं और दोनों डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से सुपर इम्पोज करते हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट y1 साइन में दिया है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट y2 कास में दिया है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट है। तो एक तरीके से ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गए और दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोज करते हैं। ये ओरल क्वेश्चन है। अगर आप ऑसिलेशन में कंपोजिशन वाला वीडियो ध्यान से देखते हैं तो एक इक्वेशन साइन में दी हुई है, दूसरी कास में दी हुई है, इसलिए दोनों के बीच फेज का डिफरेंस 90 डिग्री होगा। और फर्स्ट एसएचएम का एम्पलीट्यूड ए, सेकेंड एसएचएम का एम्पलीट्यूड बी। तो मैंने कहा था इन दोनों को वेक्टर मान करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो एडिशन ऑफ टू वेक्टर में मैंने आपको बताया था। तो अगर ए और बी दो वेक्टर आप ऐड करते हैं, रिजल्टेंट आपको आर मिलता है। तो आर का फार्मूला आप जानते हैं, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। और यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, हेंस आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट एसएचएम का एम्पलीट्यूड ए, सेकेंड एसएचएम का एम्पलीट्यूड बी। तो रिजल्टेंट मोशन सिंपल हार्मोनिक ही होगा और उसका एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। थोड़ा आपको हम और बता दें, इस केस में आप वेक्टर डायग्राम भी बना सकते हैं। मान लो ये फर्स्ट एसएचएम का एम्पलीट्यूड है, ये सेकेंड एसएचएम का ये सेकेंड एसएचएम का एम्पलीट्यूड भी है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का एम्पलीट्यूड होता है वही रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। देन आर इक्वल टू दिस। अगर आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट एसएचएम का इनिशियल फेज क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर डायग्राम में आर फर्स्ट वेक्टर ए के साथ जो एंगल फॉर्म करता है वही इनिशियल फेज होता है। तो इनिशियल फेज आपका थीटा है। देन tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बी अपान ए। ये रिजल्ट आपको मिल गया। अब आप ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में दिया है द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो एक बॉडी स्मूथ और हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ऑसिलेशन कर रही है, जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है। इक्वेशन दिया है x इक्वल टू ए कास ओमेगा टी। टर्म आपको क्लियर है। पूछा गया है which one of the following graph shows correctly the variation a with t। इसमें पूछा गया है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन a और टाइम t के बीच का ग्राफ कैसा होगा। तो आप देखें, हम x एक्सिस पर टाइम लेते हैं, y एक्सिस पर a लेते हैं। तो यह आप सभी लोग जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में a टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होता है, इसलिए a और t का ग्राफ ऐसे ऐसे हार्मोनिक होगा। वो जानना आपको ये होता है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा। क्या ओरिजिन से स्टार्ट होगा या ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा या ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा। ये डिपेंड करता है कि ऑसिलेटिंग बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट कहाँ से किया है। उसके लिए आपको इनिशियल फेज फाई देखना होगा, और इनिशियल फेज फाई साइन के इक्वेशन से देखी जाती है, कास के इक्वेशन से देखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अगर इक्वेशन साइन में दिया है
तब हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं। अगर इक्वेशन कास में दी हुई है तब आपको उस इक्वेशन को साइन में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कास में दी हुई है तो आप उसको साइन में चेंज करें। तो ये होगा इक्वल टू ए साइन। और चेंज हम कैसे करेंगे, सबको पता है कि अगर हम साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं तो ये इक्वल टू कास थीटा ही तो हो जाएगा। तो आप लिख दें ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब साइन ओमेगा टी प्लस 90 या 90 प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कास ओमेगा टी। तो इन दोनों इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, चेंज हम कर भी तो नहीं सकते, केवल लिखने का तरीका ही बदल सकते हैं। अब ये इक्वेशन साइन में है तो आप जानते हैं ये आपका क्या होगा, फाई हो जाएगा। तो फाई 90 डिग्री है। अब फाई 90 डिग्री कहाँ होता है, उसके लिए छोटा सा डायग्राम बना लो ऑसिलेशन का। मान लो ये मीन पोजीशन है, x इक्वल टू 0। तो फाई इक्वल टू 90 डिग्री कहाँ होता है, एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाई का 90 डिग्री होना ये बताता है कि इस ऑसिलेशन में बॉडी ने अपना मोशन पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है। t इक्वल टू 0 यहाँ पर है। अब t इक्वल टू 0 यहाँ पर है और इस पोजीशन पर एक्सीलरेशन की वैल्यू याद करो, हमने क्या बताया था, मैक्सिमम होती है। ओरिजिन पर एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है और दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सीलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम है। अब ए मैक्स यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो ग्राफ को हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए या यहाँ से शुरू करना चाहिए। अब आपको एक्सीलरेशन के डायरेक्शन देखनी होगी और आप जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होती है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की ओर है। तो ये एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए फाई इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ लिया जाएगा। अगर t इक्वल टू 0 यहाँ होता तब एक्सीलरेशन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता, तो ग्राफ आपका फिर यहाँ से शुरू होता। तो ये कर्व आपका ऐसे होगा। अब 4 ऑप्शन में जो दिया होगा वही हम सही मानेंगे, ये आप नोट करें, फिर आपको आगे हम बताते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन सॉल्व वही कर पाएगा जिसको पूरी थ्योरी पता होगी। ये क्वेश्चन देखो ऑल इंडिया पीएमटी 2014 में पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा ओरिजिन से है, ये भी नहीं होगा, हाँ तीसरा हो जाएगा, चौथा भी देखो ओरिजिन से है। अब इन दोनों में गलती हो सकती थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत पहले सन 2013 में नीट हुआ था, कर्नाटक ने लिया था, तो ये क्वेश्चन उसी का है। आप देखें फिर आपको हम बताते हैं। इसमें दिया है अ पार्टिकल ऑफ मास m oscillate along x axis according to equation x equal to a sin omega t. The nature of the graph
between momentum and displacement of the particle is। तो क्वेश्चन में आपको दिया है एक पार्टिकल जिसका मास m है, ये x एक्सिस के अलोंग ऑसिलेशन कर रहा है। ये बताओ कि मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ कैसा होगा। ये पहले आता था तो हम पढ़ाते भी थे, अब थोड़ा कम आता है। ये एक्चुअली होता क्या है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ इलिप्टिकल होता है और मोमेंटम इक्वल टू mv, तो जो ग्राफ b और x के बीच है वही p और x के बीच होगा, तो ग्राफ इलिप्टिकल होगा। यह आप याद रखिएगा, बाकी हम डिटेल में आपको समझा देते हैं। हम लिखे देते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व इज इलिप्टिकल। तो आप कह सकते हैं हेंस मोमेंटम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व ये भी इलिप्टिकल होगा। अब ये कर्व इलिप्टिकल कैसे होता है यह आपको हम डिराइव करके समझाए दे रहे हैं। तो आप डेरिवेशन देखें, तो पहले v और x का फार्मूला लिखें। आप देखें, आप जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी v और पोजीशन x में ये फार्मूला होता है। अब आप ओमेगा को लेफ्ट में लाएं और दोनों साइड का स्क्वायर करें, तो यह होगा v स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब आप माइनस x स्क्वायर को लेफ्ट में ले आए, यह इक्वेशन मिली। अब आप पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड करें, तो देन x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपान a ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप ध्यान से देखें, x और v की यह इक्वेशन स्टैंडर्ड इलिप्स की इस इक्वेशन के सिमिलर तो है, बट डिफरेंस ये है यहाँ पर b है, यहाँ पर b इक्वल टू a ओमेगा हो गया है। तो ये इक्वेशन इस बात का प्रूफ है कि x और v का कर्व इलिप्टिकल होगा और मोमेंटम p इक्वल टू mv। आप जानते हैं जब m कांस्टेंट है तो p v के प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ v और x का है वही ग्राफ p और x का हो जाएगा। आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस ईयर का है, ऑल इंडिया पीएमटी 2011 में पूछा गया था। आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ एज शोन, assuming that the displacement of the mass from the origin is small, which graph correctly
डिपिक्ट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम होगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया है एक पार्टिकल जिसका मास m है उसे एक पोजीशन से रिलीज किया गया है जो कि डायग्राम से शो किया गया है। इस क्वेश्चन में पार्टिकल की पोजीशन को या पार्टिकल को जहां से रिलीज किया गया है उसको डायग्राम से इंडिकेट किया गया है। तो एक पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया जाता है और रिलीज करने के बाद ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। आप जानते हैं कि ये ग्राफ क्या है, पैराबोलिक है। तो रिलीज करने के बाद ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। पूछा गया है अगर रिलीज किए गए पोजीशन और मीन पोजीशन या ओरिजिन के बीच का डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो तो पोजीशन x और टाइम t का ग्राफ कैसा होगा। आप ध्यान से देखें, हम यही डायग्राम यूज किए लेते हैं। तो बॉडी को यहाँ पे रिलीज किया गया है और मीन पोजीशन से इसकी डिस्प्लेसमेंट आप x या स्मॉल है, बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं रिलीज किया गया है। तो रिलीज करने के बाद ये फिसलता हुआ ऐसे आएगा, यहाँ पर इसकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा और जितनी हाइट से आपने रिलीज किया है इस साइड में उतनी ही हाइट से जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो ऑसिलेशन के वीडियो 1 में ऑसिलेटरी मोशन समझाते समय भी मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। तो ये बॉडी मीन पोजीशन के दोनों ओर अपने पाथ को बार बार रिपीट करेगी, ये ऑसिलेटरी मोशन होगा और x की वैल्यू स्मॉल होने से ये मोशन सिंपल हार्मोनिक हो जाता है। अब जब मोशन सिंपल हार्मोनिक हो गया है तो पोजीशन x और टाइम t का ग्राफ हार्मोनिक होगा। मतलब ग्राफ आपका ऐसे ऐसे ही होगा। सवाल यह है कि शुरू कहाँ से होगा। तो उसके लिए आपको देखना है बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट कहाँ से किया है। तो बॉडी ने अपना मोशन इस पोजीशन से शुरू किया है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। आप थोड़ा डायग्राम से टैली करो। यहाँ पर बॉडी को पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट से रिलीज किया गया है, यहाँ पर स्पीड 0 होती है और इस पोजीशन के लिए फाई इक्वल टू 90 डिग्री होता है। हालांकि फाई आपसे पूछा नहीं गया है। तो बॉडी को जिस पोजीशन से रिलीज किया गया है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी ये x की मैक्सिमम वैल्यू है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा हार्मोनिक ही, तो ये हो जाएगा। अगर मोशन यहाँ से स्टार्ट होता तब कर्व आप यहाँ से शुरू कर देते, आगे सेम होता। अगर मीन पोजीशन पर रखने के बाद बॉडी को रिलीज किया जाता तब मोशन यहाँ से स्टार्ट होता और मीन पोजीशन पर रखने के बाद अगर राइट की ओर ले जाते तो ग्राफ ऊपर जाके फिर नीचे आता। अगर बॉटम पर रखने के बाद लेफ्ट की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ देते तब भी ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट होता, लेकिन पहले नीचे जाता फिर ऊपर आता। आप नोट करें इसे। और आप जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन x के बीच का भी ग्राफ यही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये लिख तो दिया गया है लेकिन इसको पैराबोलिक कर्व माना गया, मतलब पैराबोलिक ट्रैक माना गया है। ये पैराबोलिक ट्रैक है, बॉडी को रिलीज करने के बाद ये पैराबोलिक ट्रैक के ऊपर फिसलती हुई चलती है। अब आप खुद देखें तो कौन सा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड, सेकंड थर्ड तो वैसे भी नहीं होंगे, ये हार्मोनिक है नहीं। हाँ, फोर्थ में कंफ्यूजन हो सकता था। यहाँ पर भी देखो स्टार्टिंग यहाँ से ली गई है
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके बाद फिर ये ऊपर गया है, जो नहीं होगा ना, यहाँ से शुरू होने के बाद तुरंत ये नीचे की ओर चलेगा, ये वाला होगा, ये गलत है। ये अब आप ये देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में दिया है आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल व्हिच रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस क्वेश्चन में 4 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं और आपसे पूछा गया है कौन सी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक एक करके आप चेक करें। इक्वेशन 1, इसमें साइन और कास को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो यह आपने कंपोजिशन में पढ़ा है, अगर एक इक्वेशन साइन में है दूसरी कास में है, दोनों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट मोशन सिंपल हार्मोनिक ही रहता है। तो ये एसएचएम होगा। साइन क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होता तो हो जाता, ये एसएचएम नहीं होगा। फोर्थ आप जानते हैं बिल्कुल नहीं होगा, थर्ड आपको पता है एसएचएम होगा। तो 1 और 3 यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तब भी एसएचएम होगा, माइनस है तब भी एसएचएम होगा। अब आप ये क्वेश्चन देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है ये, और इसकी थ्योरी वेव में आती है। यहाँ पर हमने बताया भी नहीं है, लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन आ गया है तो थ्योरी आपको हम बता देते हैं। वैसे वेव का जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो आप सभी लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि वो फार्मूला क्लास 11th में बताया जाता है, एक कॉमन फार्मूला है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 particles are oscillating along 2 close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite directions when their displacement is half of the amplitude. The mean positions of the 2 particles lie on a straight line perpendicular to the path of the 2 particles. The phase difference is, इसमें आपको दिया है कि 2 पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल ऑसिलेट हो रहे हैं और दोनों लाइनें एक दूसरे के क्लोज हैं, पास पास हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। जब वे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उस समय उनका डिस्प्लेसमेंट उनके एम्पलीट्यूड का हाफ होता है। पूछा गया है दोनों एसएचएम की मीन पोजीशन कहाँ पर लाई करती है? लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द 2 पार्टिकल्स। दोनों पार्टिकल का जो पाथ है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसी पर दोनों की मीन पोजीशन लाई करती है। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो एक पार्टिकल इस लाइन के अलांग ऑसिलेशन कर रहा है और दूसरा इस लाइन के अलांग। दोनों की जो मीन पोजीशन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसकी मीन पोजीशन ये है और ऊपर वाले की मीन पोजीशन मान लो ये है। तो दोनों की मीन पोजीशन को मिलाने वाली लाइन इनके ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर है। पूछा गया है जब एक पार्टिकल अपने हाफ एम्पलीट्यूड पर होता है, मान लो इधर की ओर जा रहा है, दूसरा सेम पोजीशन पर है, हाफ एम्पलीट्यूड पर है लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस क्या होगा? ऑसिलेशन के क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा,
अगर अलग से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है तब ये माना जाता है कि बॉडी ने अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है और टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम की ओर ही मोशन किया है। अगर अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हमेशा इन जनरल हम लोग यही मानते हैं कि बॉडी ने अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है। आपसे फेज डिफरेंस पूछा गया है। फेज डिफरेंस का एक फार्मूला होता है डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस इक्वल टू ओमेगा इनटू टाइम डिफरेंस। ये फार्मूला वेव के लिए भी वैलिड होता है और दो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो डेल्टा फाई पूछा गया है। डेल्टा टी आपको पता होना चाहिए। तो डेल्टा टी मीन्स दोनों का टाइम डिफरेंस। तो मान लो ये पार्टिकल मीन पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट करता है तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो कितना टाइम लेता है, t1। और ये जब यहाँ से मोशन करेगा और ये राइट की ओर जा रहा है, हम लोग दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इसको हमने राइट लिया है तो इसको लेफ्ट। अब ये यहाँ से चलने के बाद जब यहाँ होगा तब तो राइट वेलोसिटी होगी, अपोजिट तब होगा। हम नीचे डायग्राम बनाए देते हैं। ये यहाँ से चलने के बाद पहले पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आएगा, फिर वापस लौटेगा, फिर जब यहाँ पर आएगा तब तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट होगी। तो इसका टोटल टाइम मान लो t2 है। तो t2 इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का टाइम, भूल गए हो तो नोट्स देखिएगा, t/4 प्लस पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड तक आने का टाइम। तो ये टाइम मैंने t/6 बताया था और ये टाइम t/12 बताया था। आप इसको ऐड कर लें, ये हुआ 5t/12 और t1 भी देख लो, t1 होगा t/12। अब दोनों का डिफरेंस भी निकाल लो। तो t2 माइनस t1 5t/12 माइनस t/12 ये होगा 4t/12 इक्वल टू t/3। अब आप डेल्टा टी की यही वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ओमेगा 2π/t और डेल्टा टी t/3 इक्वल टू 2π/3 रेडियन। यह आंसर हो जाएगा। आप नोट करें, दोबारा आपको हम फिर समझा देंगे। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी 2011 में मेंस में पूछा गया था। इधर पेपर थोड़ा आसान आ रहा है। पहले के क्वेश्चन बहुत आसान नहीं होते थे, बहुत टफ भी नहीं होते थे, लेकिन पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। इसका एक मेथड और है, चलो वो भी अभी हम आपको बता देंगे। इसमें जगह नहीं है बिल्कुल लिखने के लिए। बात क्लियर हो गई ना? एक बार आप फिर देखें। इस क्वेश्चन में दिया है कि दो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ऑसिलेशन कर रहे हैं। दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं और क्लोज पैरेलल हैं, लिखा हुआ है। और दिया है दोनों के मीन पोजीशन को मिलाने वाली लाइन उस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। दिया है दोनों पार्टिकल
जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होते हैं उस समय वे वहाँ होते हैं जहाँ पर उनका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ है। तो फर्स्ट पार्टिकल मान लो राइट की ओर जा रहा था, इस पोजीशन पे है, सेकंड पार्टिकल भी इसी पोजीशन पर है लेकिन ये लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस आप लोगों से पूछा गया है। दो अलग अलग ऑसिलेटिंग बॉडीज के लिए अगर आपसे फेज का डिफरेंस कभी पूछा जाए तो उसका फार्मूला यही होता है डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी सेम पोजीशन तक आने में दोनों जो टाइम लेंगे उनका टाइम डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट पार्टिकल मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t1 लेता है जो t/12 है। सब भूल गए हो तो नोट्स देखें आप या वीडियो देखें। और सेकेंड पार्टिकल हाफ एम्पलीट्यूड पर है लेकिन वेलोसिटी लेफ्ट की ओर है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है या मीन पोजीशन की ओर है। तो ये तब होगा जब बॉडी मीन पोजीशन से पहले एक्सट्रीम तक आए, उसके बाद फिर वापस लौटती हुई जब यहाँ पर आएगी तब वेलोसिटी लेफ्ट की ओर होगी। तो यहाँ टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम, फिर यहाँ से ले करके यहाँ तक का टाइम। तो देन टोटल टाइम t2 इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/4 प्लस टाइम टेकन फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन t/6 इक्वल टू 5t/12। अब आप ले लें डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1, ये रिजल्ट आपको मिल गया। ये तो मैंने बताया था सब। अगर इसके सल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप देखिएगा। इस क्वेश्चन में दिया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल along the x axis is given by x equal to a sin square omega t. The motion of the particle correspond to, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x आपको साइन स्क्वायर में दिया हुआ है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसका डबल होगा। तो मोशन SHM होगा और न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा। तो ओमेगा डैश 2 पाई एफ डैश इक्वल टू 2 ओमेगा, देन एफ डैश इक्वल टू ओमेगा अपान पाई। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है। और फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है तो पहला ऑप्शन होगा। ये आप देखें, इसमें दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें दिया इन चारों में से कौन सी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें k0 k1 और a कांस्टेंट है। तो इक्वेशन फर्स्ट एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स प्लस ए, तो ये SHM का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। एक्सीलरेशन की 1 पावर x की 1 पावर के प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव साइन है तो ये SHM का रिप्रेजेंटेशन करेगा। ये नहीं करेगा, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, ये भी नहीं करेगा, यहाँ माइनस साइन नहीं है। ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एक्सीलरेशन x पावर 1 के भी प्रोपोर्शनल है, साथ में x स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो ये भी नहीं करेगा। तो आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब ध्यान दें, फोर्थ आपका ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। अब आप ये क्वेश्चन देखें, इसमें दिया है टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 and 1000 रेडियन अपॉन सेकेंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड
द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ओमेगा दिया है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, उनके मैक्सिमम एक्सीलरेशन का रेशियो आप लोगों से पूछा गया है। तो ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। अब दोनों का ए सेम है तो आप कहोगे मैक्सिमम एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो देन A1 अपान A2 इक्वल टू ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 100, ओमेगा 2 1000। तो ये हुआ 1 अपान 100 इक्वल टू 1 रेशियो 10 पावर 2। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आप नोट करें इसे, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच फेज का डिफरेंस क्या होगा। तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा वो भी आप देखें। हम आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। मान लो पोजीशन की इक्वेशन आपने साइन में लिया है तो वेलोसिटी कास में होगी। चलो ये हम ले लेते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि साइन और कास के बीच फेज का डिफरेंस 90 डिग्री होता है, यह आपको याद रहना चाहिए। तो अगर आप पोजीशन साइन में लेते हैं तो वेलोसिटी कास में है, और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तब आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। देखो पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सीलरेशन। तो अगर पोजीशन साइन में है तो वेलोसिटी कास में हुई, और वेलोसिटी कास में है तो डिफरेंशिएट करने पर एक्सीलरेशन मिलेगा जो साइन में होगा। और साइन और कास के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो 90 डिग्री मीन्स π/2 रेडियन 0.55। अगर आपसे पूछा जाए पोजीशन और वेलोसिटी के बीच क्या होगा तो यहाँ पर भी π/2 होगा। और A और X अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखें। A particle executing simple harmonic motion of amplitude 5 cm has maximum speed of 31.4 cm per second. Its oscillation per second। तो oscillation per second फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है। V मैक्स दिया है, एम्पलीट्यूड आपको दिया है, तो आप सीधे फार्मूला यूज करें। V मैक्स इक्वल टू A ओमेगा। A 5 यूनिट सब सेंटीमीटर में है तो आप चेंज मत करें। और ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी F होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑसिलेशन पर सेकेंड F से डिनोट किया जाता है। तो ओमेगा के प्लेस पर आप लिखेंगे 2πf।
तो ये हुआ 31.4 इक्वल टू 10 इंटू 3.14 इंटू एफ। तो 10 इंटू 3.14 इक्वल टू 31.4, कैंसिल, एफ इक्वल टू 1, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देखें, which of the following statement is true for the speed v and the acceleration a of a particle executing simple harmonic motion। इसमें पूछा गया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए वेलोसिटी v और a के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जिस तरीके से ऑप्शन दिया है आपको डायग्राम बना लेना चाहिए। एक ही डायग्राम होता है, ये मीन पोजीशन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है व्हेन v इज मैक्सिमम a इज 0। तो v मैक्सिमम कहाँ होता है, ओरिजिन पे, और ओरिजिन पर a इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड a इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है। अब ये ट्रू है तो ये तीन तो गलत होंगे ही होंगे। अब चूंकि हम बता रहे हैं तो आपको डिस्कस किए देते हैं। सेकंड आपको दिया है व्हेन v इज मैक्सिमम a इज मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पर होती है, यहाँ तो a 0 है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है, ये गलत है। थर्ड, वैल्यू ऑफ a इज 0 व्हाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ v। a की वैल्यू 0 होगी, वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता है। जब a 0 होता है वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम ही होती है। फोर्थ, व्हेन v इज 0 a इज 0। तो v इक्वल टू 0 एक तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होता है, दूसरा निगेटिव एक्सट्रीम पर होता है, और इन दोनों पोजीशन पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है, तो ये भी गलत है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है और यहाँ एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद फिर बाकी अगले वीडियो में आपको देंगे। इसमें आपको दिया है टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, दीज हार्मोनिक मोशंस आर x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा और y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस अल्फा when अल्फा इक्वल टू when डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस पाई बाई 2 द रिजल्टिंग मोशन इज। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। कंपोजिशन में अगर आप जाएंगे वीडियो देखेंगे तो लास्ट वाला केस मैंने आपको बताया था। यहाँ पर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हैं, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक का डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलांग है, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलांग है। ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होता है। यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के कर्व बनते हैं जिनको हम लोग लिसाजूज फिगर कहते हैं। और ऐसे केस में हमने ये भी बताया था अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, जो कि है, और फेज का डिफरेंस 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट पाथ सर्कुलर होता है। तो यहाँ पर वो कंडीशन मिल रही है। इसका फेज डेल्टा है इनिशियल फेज, इसका फेज क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पर आप देख, इस इक्वेशन से देखो, फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा माइनस अल्फा। इसका इनिशियल
हाँ, ये भी इक्वेशन कास्ट में है, ये भी कास्ट में है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों के जो फेज का डिफरेंस है ये आपका π/2 ही होगा। ध्यान दें, जब साइन में चेंज करोगे तो यहाँ भी 90 डिग्री ऐड करेंगे, यहाँ भी 90 डिग्री ऐड करेंगे, तो फेज का डिफरेंस होगा डेल्टा माइनस अल्फा, और डेल्टा माइनस अल्फा इक्वल टू π/2। तो पाथ आपका सर्कुलर होगा। अब इसमें थोड़ा ये दिया हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो याद रखिएगा, अगर x वाली इक्वेशन का फेज ज़्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसी का फेज ज़्यादा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें डिटेल में जानने के लिए आप कंसर्निंग वीडियो देखें, वहीं पर इसकी पूरी थ्योरी आप लोगों को बताई गई है। तो अब बाकी आपको हम जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो तो थ्योरी के नोट्स एक बार आप लोग ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।